नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। समय बहुत तेजी से करवट ले रहा है। रफ्तार समय की इतनी है कि अब चुनाव में चंद महीनों का ही फासला रह गया है और इसलिए बीजेपी जो अपनी चुनावी मशीनरी के लिए जानी जाती है वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग गई है। माना जा रहा है 2027 की सियासी जंग को देखते हुए बीजेपी ने अपनी नई नवीन टीम का ऐलान कर दिया है, यानी कि नए अध्यक्ष की नई टीम। और यह सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में कमल खिलाने का एक अचूक और अभेद्य ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर जो हल्का सा डेंट बीजेपी को लगा था, उस हालात से बचने के लिए हाईकमान इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। साफ है कि बीजेपी किसी भी गलती को दोहराने की मूड में नहीं है, खास करके उत्तर प्रदेश में। वो भी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाड़ी अटकी तो समझिए कि सेंटर में यानी कि केंद्र में भी गाड़ी अटक जाएगी। और नतीजा आपने 2024 के चुनाव का देखा होगा। बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाई, गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। तो 2027 में ऐसी नौबत ना बने, 2024 के हिसाब से हालात ना हो जाएं, उस पर फोकस इसके साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों पर भी पाइना फोकस रखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संगठन में ऐसे सिपह सालारों को तैनात किया गया है जो विपक्ष की हर चाल पर बारीक नजर रखेंगे। फिर चाहे वो जातिगत समीकरण साधने की बात हो, बूथ स्तर पर घेरेबंदी हो, इस नवीन टीम का एक एक मोहरा सीधे विपक्ष के गढ़ में सेंध लगाने के लिए तैयार किया गया है। अब जल्दी से इस टीम पर नजर डाल लेते हैं जो नई टीम आई है। 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव हैं और 2 संयुक्त सचिव। बीएल संतोष संगठन सचिव, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, महासचिव बनाए गए हैं यूपी कोटे से। पीयूष गोयल, विनोद तावड़े, वसुंधरा राजे सिंधिया भी नजर आ रही हैं इस टीम में। रणनीति साफ है, थोड़ा अनुभव, थोड़ा जोश, यानी अनुभव को भी तरजीह दी गई है, जोश को भी तरजीह दी जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर आप 2014 से केंद्र की राजनीति को देखेंगे तो बड़े नेताओं की वापसी लगभग नामुमकिन मानी जाती है, जैसे वसुंधरा राजे वापसी कर रही हैं। बीजेपी युवाओं पर और नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि एक नई रणनीति लेकर आए हैं नितिन नवीन और 2024 से भी सबक लेते हुए और जहां पर चुनाव हारे वहां से सबक लेते हुए एक एक सुराख को बंद करने की कोशिश है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक तजुर्बेकार योद्धाओं का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है जिससे विपक्ष के पीडीए नैरेटिव का मुकाबला किया जा सके, जातीय नैरेटिव, लोकल फैक्टर का मुकाबला किया जा सके। टीम जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नया जोश फूकेगी और सरकार की योजनाओं को, सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको, उनके फायदे को लोगों तक पहुंचाएगी। बीजेपी की नई टीम में किन किन यूपी के कोटे से बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो भी आप देख लीजिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रोफेसर तारिक मंसूर अल्पसंख्यक कोटे से, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा अमरपाल मौर्य, अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए कुंवर बासित अली का नाम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष के नैरेटिव को पीडीए वाला नैरेटिव हो, फिर चाहे वो पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा वाली बात हो, उसको काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने एक नए तरह के चक्रव्यूह को तैयार किया है। नया जो आक्रामक है, जो डिजिटल वॉरफेयर में और मजबूती जमीन पकड़ के साथ सामने है, जिसमें युवा जोश भी है, जिसमें अनुभव भी है। तो क्या 27 का रण बेहद दिलचस्प और हाई वोल्टेज होने वाला है और विपक्ष का गठबंधन इंडिया अलायंस क्या काट निकालेगा इस नए कॉम्बिनेशन का,
इस पर बातचीत करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन पहले चलते हैं उत्कर्ष के पास और सबसे पहले हमारे संवाददाता से जानते हैं कि बीजेपी की कोशिश क्या है इस नई टीम के जरिए। उत्कर्ष, एक नया प्रयोग दिख रहा है। इससे पहले बीजेपी में सीनियर लीडर्स बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते थे, लेकिन कई बड़े नेताओं की वापसी हुई। मसलन स्मृति ईरानी वापस आ रही हैं सक्रिय संगठन में भागीदारी के तौर पर। हालांकि संगठन में पहले से भी हैं, लेकिन सक्रियता दिख रही है जब इनके नाम का ऐलान हुआ है। इसके अलावा कुछ और नाम भी दिख रहे हैं उत्कर्ष। और बिल्कुल विवेक, देखिए इस बार जो बीजेपी ने जो पूरा खाका तैयार किया है, इससे ये साफ है कि युवाओं पर भरोसा और पुराने नेताओं पर विश्वास जो है वो बीजेपी जताती हुई नजर आ रही है। स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया, बीएल संतोष का नाम जो है वो सामने आया, विनोद तावड़े का नाम सामने आया, ऋतुराज सिन्हा का नाम सामने आया। कई ऐसे चेहरे हैं जो युवा हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले से खासतौर पर बीजेपी में रहे हैं, जो अनुभवी चेहरे हैं। और खासतौर पर 33% महिलाओं को भी सामने रखा गया है, उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता विवेक, क्योंकि ये बात साफ थी कि महिलाओं को आगे लाना है, चाहे वो स्मृति ईरानी के तौर पे हो, रेखा के नाम के तौर पे हो या अलग अलग नाम हो। कई ऐसे नाम हैं जिनको सामने रखा गया है और कोशिश ये है कि इस बार जो नई संगठन की टीम बनी है उसे पूरी तरीके से आगामी चुनाव में उतारा जा सके, क्योंकि 3 राज्यों में खासतौर पर चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, और इन तीनों राज्यों में जो खास अभी हाल ही में उत्कर्ष, अभी हाल ही में सीएम योगी की मुलाकात हुई थी, तो अब तो ये साफ है कि सीएम की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, माननीय प्रधानमंत्री के साथ इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हुई होगी, जिसमें कुछ नाम हमको दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक। देखिए केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भी आज मुलाकात हुई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तो एक तैयारी जो है, ये खाका ये आज का नहीं है, ये काफ़ी दिनों से मेहनत और संघर्ष का ये पूरा नतीजा है कि जो ये लिस्ट सामने आई है। देखिए 2 नाम का जिक्र और भी किया जा रहा था, जिसे बीजेपी ने इस वक्त पीछे कर दिया है कहीं ना कहीं आरोपों के वजह से। पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान का था, जिन्हें पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही थी, लेकिन उनका नाम पीछे हटा दिया गया। जो पूरा जंजी प्रोटेस्ट हुआ और खासतौर पर पेपर लीक का मामला आया, तो धर्मेंद्र प्रधान पे एक प्रश्न चित्र बन गया, जिसके बाद नितिन नवीन की सेना से उन्हें बाहर किया गया। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी रहे हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे। अब ऐसे में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जानी थी, लेकिन जब वो बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तो 2 घोटाले उनके सामने आ गए। इन दिनों काफी चर्चा में मंगल पांडे आ गए, इस वजह से मंगल पांडे को भी साइडलाइन किया गया। तो बीजेपी ये पूरी तरीके से तैयार थी कि ऐसे किसी चेहरे को सामने नहीं लाना है जिनकी छवि धूमिल हो या जिसकी वजह से पार्टी की छवि और खासतौर पर संगठन की छवि धूमिल हो सके। तो उन लोगों को साइडलाइन किया गया है, उन्हें बाद में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन इस वक्त उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्मृति ईरानी का जिक्र किया जा सकता है, केंद्रीय मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, अब एक बार फिर से उन्हें उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और सूत्रों की माने तो विवेक, उन्हें आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, ये भी बात सामने आ रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पे ये माना जा रहा है कि जो पुराने नेता हैं उनको उत्तर प्रदेश में लाया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रण जो है वो काफी इस बार टकरार भरा रहेगा। अलग अलग मुद्दे को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई थी, तो उसे कैसे फ्रंट फुट पे आना है उसकी भी तैयारी बीजेपी कर रही है। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा चलते हैं मेहमानों की तरफ और सबसे पहले रामकुमार पाल जी से सवाल। रामकुमार पाल जी, बहुत स्वागत है आपका। राम पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी की नई टीम फोकस 2027 पर। रामकुमार पाल जी, आपका क्या कहना है इस नई टीम को लेकर? आपका माइक चेक कीजिएगा प्लीज। सॉरी नमस्कार सभी को, पैनलिस्ट को जी नमस्कार। और इसमें देखिए पिछड़ों का बड़ा 40% पिछड़े हैं सारे में, सब जगह से मिलाकर। और महाराष्ट्र से भी 2-3 लोग हैं, भारती पवार हैं, चंद्रशेखर बावनकुले हैं, विनोद तावड़े जी हैं, मतलब हर क्षेत्र से लोगों को। तारिक मंसूर भी है इसमें। हाँ, तारिक मंसूर भी है, 2-3 मुस्लिम भी हैं और 40% का पिछड़ा वर्ग का इसमें समाविष्ट किया गया है। और आप सही कह रहे थे कि यूपी के चुनाव में कुछ बड़े लोगों को, बड़े सांसद जो थे, स्मृति ईरानी जी को विधायिका भी लड़ाई जाएगी, रेखा वर्मा जी हैं। तो यूपी का चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है
और अब की बार जितने आए थे उससे भी ज्यादा पार। अब की बार 300 पार या 400 पार? नहीं नहीं सर, जितने आए थे उससे ज्यादा। लेकिन क्या तो ये अशोक यादव जी के प्रेशर में फैसला ले रहे हैं क्या, या अखिलेश यादव जी के प्रेशर में फैसला ले रहे हैं क्या? कोई अखिलेश प्रेशर में यादव के फैसला नहीं पीडीए ले का रहे हैं। कार्ड नहीं निकाल पाए, 24 में बड़ा डेंट हो गया, बहुमत सेंटर में नहीं रह पाया आप लोगों का, इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर तो फील कर रहे हैं, इसको आप देखिए दरकिनार नहीं कर सकते। उस वक्त लल्लू सिंह और एक गुजरात के मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने जो खिलाफ बात की थी या जो उन्होंने संविधान बदल देंगे बात की थी, उसका भरपूर लाभ उठाया उन्होंने और उसका लाभ भी मिला झूठ का। लेकिन झूठ पिछले 5 साल में क्या हुआ है, कुछ हुआ ऐसा? तो जनता जान चुकी है झूठ था, किसी की भूल थी। अब उसका खामियाजा भोगा भाजपा ने महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भोगा। लेकिन अब की बार यूपी में देखिए, अब भाषणों वाली सरकार नहीं आती, कार्य देखते हैं क्या कार्य किया है। काम के ऊपर सरकारों का नहीं चयन होगा। और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत ही जागरूक हो चुकी है। अब वो पिछले घोषणा या इस चीजों में नहीं जाती है। प्रैक्टिकल क्या हुआ है, कौन कर रहा है हमारे साथ, कौन खड़ा है, कौन हमारे लिए कार्य कर रहा है और कितने विकसित विकास हुआ है। ये झूठे कहेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो वो नहीं चलने वाला है, कार्य दिखाना पड़ेगा। और अभी अखिलेश जी ने देखिए 54 रुपए की बात कर दी। जब उनके साथ गठबंधन में थे तब तो बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब वो आपके पास गठबंधन के वापस बाद लौटेंगे चले गए। नितिन नवीन जी की टीम से, बीजेपी की नई टीम से। इस वक्त कुमार बासित अली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुमार बासित अली जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई, आपको नई टीम में जगह दी गई है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2027 का टारगेट है सामने में, बहुत बड़ा इलेक्शन है, इक्वल टू जनरल इलेक्शंस माना जाता है, एक छोटा आम चुनावी देखते हैं इसको। देखिए, लगभग 4 करोड़ के आसपास अलग अलग प्रकार से योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज के लोग उत्तर प्रदेश में ही लाभार्थी हैं और हाँ। पूरे देश में ये संख्या करोड़ों चली जाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल कहा नहीं गया है और 5.5 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप दी गई है। तमाम चीजों को लेकर के समाज के बीच जाएंगे और मैं विशेष तौर से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, अपने संगठन के महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी और सभी लोगों का, प्रदेश के अध्यक्ष संगठन महामंत्री जी का सबका धन्यवाद करता हूं और ये आपके जरिए यकीन दिलाता हूं कि जिम्मेदारी के साथ साथ समाज के बीच पहुंच करके काम करेंगे और योजनाओं के और सरकार के साथ जोड़ने का लोगों को काम करेंगे। मुसलमानों की भागीदारी दिख रही है, तारिक मंसूर लाए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चलिए, तो उनके पास दोबारा जाएंगे, लगता है उनका फोन कट गया है। मैं सीधे चल रहा हूं रिएक्शन के लिए अशोक यादव जी के पास। अशोक यादव जी, आप लोगों के लिए कुछ, आप लोग बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे थे नई टीम को, पीडीए का समीकरण तो पूरी नई टीम में साथ लिया गया, अब आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैं जो भारतीय जनता पार्टी की टीम में जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको वेलकम मैं करता हूं जी। दूसरी बात, आपने कहा पीडीए पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। पीडीए के जो मुद्दे थे विवेक जी, वो मुद्दे जस के तस पड़े हुए। क्या उन मुद्दों में कोई सुधार हुआ योगी सरकार के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा? कोई सुधार नहीं हुआ। जिस तरह का जो विगत 10 वर्षों में पीडीए के साथ जिस तरह का उनका आरक्षण लूट, उनका उत्पीड़न, उनके खिलाफ जानबूझकर मतलब कुछ ऐसा विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराना, तमाम ये जो दुश्वारियां थी पीडीए के ऊपर, क्या उन दुश्वारियों में लेश मात्र भी कोई परिवर्तन आया है? अगर नहीं आया, भागीदारी की बात थी ना आप लोगों की, की। अशोक यादव जी, आप लोगों की बात थी भागीदारी की। बीजेपी की नई टीम में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अति पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। बिल्कुल, देखिए विवेक जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात तो सरकारी नौकरियों में और जमीनी लेवल पर, जहां पर हमारा पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, जहां पर उसका उत्पीड़न होता है सरकारी नौकरियों में, वहां पर हम लोग प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को डेकोरेटिव पद उनको देकर के, सजावटी पद उनको देकर के पूरे पिछड़े समाज को, दलित समाज को या अल्पसंख्यक समाज को इस तरह का मतलब इससे आपकी मुहिम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित अग्रवाल आरएलडी से हमें ज्वाइन कर उनका रिएक्शन ले ले, फिर डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी हमको कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी टीम बना सकता है और वो उसका अपना अधिकार होता है कि वो अपनी टीम में किसको रखता है। क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग आज हमला किया करते थे एनडीए के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या एनडीए के ऊपर, कि साहब पीडीए की बात जो लोग किया करते थे, आज वो देखें, आंख खोल के देखें कि किस तरीके से पीडीए को समायोजित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये एक अत्यंत अनुभवी, अत्यंत युवा टीम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है, जिसका स्वागत होना चाहिए। इसके अंदर भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को दूसरे के घर में झांकने में पता नहीं क्या आनंद आ रहा है, दूसरे के घर के अंदर नपोरा निकालने में ना जाने क्या आनंद आ रहा है। अपनी खुद की टीम नहीं दिखेंगे।
अपनी टीम के अंदर तो P4 पांडे जी उनके नेता विधानमंडल दल बन जाएंगे, और वहीं दूसरे की जब टीम आई है तो वहां पे पीडीए की तारीफ करने में इनको तकलीफ हो रही है। यही सच्चाई है समाजवादी पार्टी की कि पीडीए का नारा देने वाले जो समाजवादी पार्टी की बात ना करे वो पीडीए बेकार है, और जो समाजवादी पार्टी की बात करे बस वही पीडीए है। मतलब इनका बस चले तो जो व्यक्ति एनडीए के साथ है और पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उसको तो ये नहीं, आप लोग तो पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट पार्टी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? अगर अखिलेश यादव जी पिछड़ों की बात करें, आप कहते हैं परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। अरे 100 से ज्यादा परिभाषा दे चुके हैं विवेक जी, आप तो जानते हैं बेहतर तरीके से। आप अभी पूछ लीजिए इनसे, अशोक जी से, कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। भाई अभी 2-4 दिन पहले अखिलेश जी कहे थे पीडीए मतलब पंडित, तो अभी पूछ लीजिए इनसे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। एक नया ही फुल फॉर्म निकल के आएगा, और अगर 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 वो पुराना वाला फुल फॉर्म निकल के आएगा तो पीडी फॉर पंडित कैसे हो जाएगा? तो ये 100 से ज्यादा परिभाषा तो स्वयं दे चुके हैं। तो सच्चाई ये है कि इनको तो खुद ही नहीं पता, ये तो खुद ही अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। देखिए, जब आप जातियों के नाम पे राजनीति करते हो ना, जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, तो आप इसी तरीके से फंस जाते हो, इसी तरीके से आप पूरी तरीके से उलझ जाते हो, क्योंकि आपको ये जवाब देना पड़ता है जनता को। जनता बहुत समझदार है, और ये तो खुद यादव हैं, तो इनको तो दर्द खुद पता है ना। अशोक यादव हमारे साथ बैठे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनको तो दर्द पता है कि अगर सदन के अंदर 5 टिकट यादवों को दी जाएंगी तो वो अखिलेश यादव के परिवार के यादव होंगे। भैया जी होंगी, भाभी जी होंगी, चाचा जी होंगे, भतीजे जी होंगे, और आखिरी उनका भाई होगा। यादव अशोक यादव नहीं होंगे उसके अंदर। 5 सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी से यादव, और 5वीं को टिकट दी गई थी, और वो 5 सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार से थे। अशोक यादव उसके अंदर नहीं हो सकते। तो सच्चाई है, अयोध्या के सांसद अखिलेश यादव के परिवार से थोड़ी आते हैं जी। हाँ जी, हाँ, उनके परिवार से नहीं आते, इनके परिवार से आते होते तो ये भी सदन में बैठे होते। यही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ही है। डॉक्टर राम का एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं अशोक यादव जी आपके पास आ रहा हूं, राम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, कार्यकारिणी बनाना पार्टी के अध्यक्ष का विशेष अधिकार होता है, वो कैसी भी पार्टी बनाए। हम सबको मीन मेक नहीं निकालना चाहिए, चूंकि डिबेट है तो चर्चा होती है। किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरएलडी हो, उसको अपना अधिकार है कैसे अपनी टीम बनाता है। लेकिन अब जब इतनी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि वो परिवार डेवलपमेंट पार्टी, तो नितिन नवीन क्या है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।